हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ऐसा तजू को माता जाओडी की कॉन्शियसनेस मेमोरी से एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में काफी कुछ जानने को मिला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एंशिएंट टैलेंट सेट के गद्दार के बारे में भी पता चल गया था, जो देखकर ऐसा तजू इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि हमें उनका डेवल गॉड वाला रूप भी देखने को मिला था, जिसमें आते साथ ही ऐसा तजू ने जाओडी के ऊपर हमला करते हुए उसकी एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पूरे 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसा तजू माता जाओडी से एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए जाओही के सोल सीरियलम के अंदर आ चुके थे। और आते साथ ही वो वहाँ पे अपने हेल गॉड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर विराजमान भी हो चुके थे, जिसे देखकर तो माता जाओडी भी वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। वो ऐसा तजू के सिंहासन को देखते हुए कहते हैं, ये थ्रोन कितना ज्यादा कमाल का है, वाकई ये लड़का बहुत ज्यादा खास है। लेकिन ये कहते कहते माता जाओडी वहाँ पे अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए खुद से कहते हैं, लेकिन मैं इस छोटे से लड़के से इतना ज्यादा जल क्यों रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रियलम मेरा है और यहाँ पे मैं जो चाहे मर्जी कर सकता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे इस तरह का कमाल का थ्रोन मंगवा सकता हूँ। और ये कहकर मास्टर जाओडी वहाँ पे अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक थ्रोन को मंगवाते हैं, जो कि थ्रोन कम और किसी बच्चे का खिलौना ज्यादा लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मास्टर जाओडी तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्राउड के साथ उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके ऊपर बैठते साथ ही उनका पूरा का पूरा एटीट्यूड ही वहाँ पे बदल चुका था। और इसी बीच ऐसा तजू वहाँ पे अपनी चाय खत्म करते हुए अपने चाय का कप नीचे रख देते हैं, जो देखकर माता जाओडी जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके चाय के कप को दोबारा से वहाँ पे भर देते हैं। और उनके चाय के कप को भरने के बाद वो वहाँ पे ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछते हैं, आप क्या सिर्फ चाय पीते हो? नहीं नहीं, आज तो मैं आपको ऐसे नहीं जाने देने वाला, आज तो मैं आपको और भी कुछ कमाल का खिलाने वाला हूँ। और ये कहकर माता जाओडी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारा खाना ले आते हैं। लेकिन ऐसा तजू तो वहाँ पे उस खाने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बल्कि वो तो वहाँ पे मजे से अपनी चाय ही पीने लगे थे, जो देखकर माता जाओडी को वहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है। और वो दोबारा वहाँ पे अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा तजू से कहता है, मुझे लगता है ये खाना काफी नहीं है, आपके लिए कुछ और भी मंगवाना पड़ेगा। और ये कहकर तो माता जाओडी ने वहाँ पे पूरा का पूरा टेबल ही खानों से भर दिया था। और इतने सारे खानों को देखकर ऐसा तजू भी वहाँ पे माता जाओडी से कहते हैं, अगर तुम मेरी चाय पीना चाहते हो तो सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते, ये सब क्या करने की जरूरत है। ऐसा तजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे माता जाओडी भी वहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं। और तभी ऐसा तजू दोबारा वहाँ पे कोल्ड टूर में उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, आप एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में और कितना कुछ जानते हैं। ऐसा तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि माता जाओडी वहाँ पे अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए ऐसा तजू से कहते हैं, आपको तो पता ही है मेरी सोल कितनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है, और जो कुछ याद था मेरे ख्याल से आप सब के बारे में ऑलरेडी जान चुके हो। जिस पे ऐसा तजू उससे कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हारी सोल को रिकवर कर देता हूँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक और छोटी सी मदद है। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जहाँ उनकी चुटकी बजाते ही माता जाओडी के ऊपर एक फॉर्मेशन अपीयर होती है, जो कि एक सोल रिपेयरिंग फॉर्मेशन थी। और जैसे उस फॉर्मेशन की एनर्जी वहाँ पे माता जाओडी के ऊपर पड़ती है, तो माता जाओडी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये तो एक सोल रिकवरी फॉर्मेशन है। और ये कहकर माता जाओडी वहाँ पे घबराते हुए ऐसा तजू से कहते हैं, नहीं नहीं प्लीज इसे मेरे ऊपर इस्तेमाल मत करना, भले इससे मेरी सोल की सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद ये टेक्निक मेरी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। और अभी मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहता, क्योंकि अभी भी एक आखिरी बार मैं मास्टर जूजियन से मिलना चाहता हूँ। अब मास्टर जाओडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू वहाँ पे एक और चुटकी बजाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनकी सोल रिपेयरिंग टेक्निक एक ही झटके में वहाँ पे मेमोरी इल्यूजनरी टेक्निक में बदल जाती है, जो देखकर मास्टर जाओडी दोबारा वहाँ पे घबराते हुए ऐसा तजू से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इस टेक्निक को भी अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करवा सकता, भले इस टेक्निक के इस्तेमाल करने के बाद मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी और मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन उसके बाद मैं जो यहाँ पे बैठा हुआ मजे कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस टेक्निक को अपने ऊपर लेने के बाद तो मेरी आधी से ज्यादा कल्टीवेशन तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकता। अब मास्टर जाओडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू दोबारा वहाँ पे अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठा देते हैं, जो देखकर मास्टर जाओडी जल्दी से वहाँ पे ऐसा तजू को रोकते हुए कहते हैं कि रुके रुके, मुझे अचानक से कुछ याद आ रहा है। और ये कहकर मास्टर जाओडी अपनी बॉडी के अंदर कुछ तलाश करने लगे थे, जिसे तलाश करते हुए वो खुद से ही कहते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ हाँ ये रहा। और ये कहकर मास्टर जाओडी अपने पास एक एंशिएंट स्क्रॉल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे ऐसे तजू की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये एंशिएंट स्क्रॉल मुझे मास्टर जूजियन नहीं दिया था, मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बुरी तरह से डैमेज है, और ये भी हो सकता है कि ये इनकम्प्लीट हो, क्योंकि मैं पिछले लाखों सालों से इसे स्टडी करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी इसके अंदर मौजूद सीक्रेट के बारे में पता नहीं लगा पाया, क्योंकि इसके अंदर जो लिखावट है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इवन अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि मास्टर जूजियन ने इसे ऐसे ही रैंडमली लिख दिया होगा। अब मास्टर जाओडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू भी वहाँ पे उस एंशिएंट स्क्रॉल को खोलकर देखते हैं, जिसके अंदर वाकई काफी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे माता जाओडी की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सर हिलाते हैं। ये ऐसा तजू की तरफ से इशारा था कि वो भी अब वहाँ पे ऐसा तजू की चाय को पी सकते हैं। अब ये इशारा पाकर तो माता जाओडी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपना चाय का कप भरते हुए कहते हैं, उफ कितनी कमाल की खुशबू आ रही है, मैंने इस दुनिया में न जाने कितने कितने तरह के खाने खाए हैं, लेकिन जो खुशबू इस चाय से आती है उसका कोई भी मुकाबला नहीं
नहीं है। मैं वाकई बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे भी ऐसी कमाल की चाय पीने का मौका मिल पा रहा है। और ये कहकर मिस्टर जाउडी वहाँ पे एक के बाद एक चाय की सिप लेने लगे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसेटाजू तो वहाँ पे उस एंशिएंट स्क्रॉल को देखकर ही उसकी मिस्ट्री को समझ चुके थे और अचानक से ही वो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा उसी एंशिएंट स्क्रॉल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही एसेटाजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी वहाँ पे उस एंशिएंट स्क्रॉल के अंदर जाती है तो वो एंशिएंट स्क्रॉल अचानक से ही वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए एक पेपर क्रेन में बदल चुका था, जो देखकर मिस्टर जाउडी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ओ तो ये थी इस एंशिएंट स्क्रॉल की मिस्ट्री। इसके बारे में तो पता लगाना वाकई काफी ज्यादा मुश्किल था। अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने समय तक इसके ऊपर रिसर्च करने के बावजूद भी मैं इसके बारे में पता क्यों नहीं लगा पाया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पेपर क्रेन बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए एसेटाजू के चारों तरफ घूमने लगा था, जो देखकर मिस्टर जाउडी दोबारा वहाँ पे एसेटाजू से सवाल करते हुए पूछते हैं लेकिन इसके अंदर का सीक्रेट है क्या, जिस पे एसेटाजू उन्हें वहाँ पे कुछ भी बता पाते। उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो पेपर क्रेन अपनी जगह पे आके रुक गया था, जो देखकर मिस्टर जाउडी वहाँ पे एसेटाजू से सवाल करते हुए पूछते हैं क्या अचानक से इसे क्या हो गया, ये पेपर क्रेन इस तरह से रुक क्यों गया। और वैसे तो मैंने भी काफी बार इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करने की कोशिश की, तब तो ये इस तरह से पेपर क्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। क्या इसे एक्टिवेट करने के लिए कोई खास तरह की एनर्जी इसके अंदर इंजेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन मिस्टर जाउडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो अपनी जगह पे खड़े होकर मास्टर जूजियन को याद करते हुए कहते हैं मास्टर आपके मेथड्स अभी भी काफी ज्यादा कमाल के हैं। जबकि एसेटाजू को वहाँ पे इस तरह से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए देख कर मास्टर जाउडी जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए एसेटाजू से कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको, अभी मेरे और भी काफी सारे सवाल हैं, आप इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो। लेकिन एसेटाजू तो वहाँ पे मास्टर जाउडी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जाओही के सोल सीरियलम से बाहर आ जाते हैं, जो कि ज़ैनवू होली लैंड के एक कोर्ट यार्ड के अंदर बैठे हुए थे। और जाओ फेंग, लिंगजू और बर्नी क्रो तीनों मिलकर वहाँ पे एसेटाजू का ही इंतजार कर रहे थे। वहीं एसेटाजू के साथ उस पेपर क्रेन को देखकर लिंगजू वहाँ पे हैरान होते हुए एसेटाजू से कहता है ये तो वही मैजिक वाली पेपर क्रेन है ना, जो कि मास्टर जूजियन हमें बचपन में बना कर दिया करते थे और हर बार वो हमें एक मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए कहा करते थे। और उस समय ये पेपर क्रेन एक सीक्रेट की तरह काम किया करता था। तो क्या इसका मतलब है कि इस बार भी इस पेपर क्रेन को किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, क्या ये भी एक सीक्रेट की है। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे एसेटाजू से कहता है तुम तो बचपन में ही इस मिस्ट्री को बहुत जल्दी सोल्व कर लिया करते थे और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम इस मिस्ट्री को भी सोल्व कर चुके होगे। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं मुझे लगता है हमारे मास्टर जूजियन को ज्यादा ही केयरलेस हो चुके हैं, उन्होंने इस पेपर क्रेन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब एसेटाजू की ये बात सुनकर चाओ फेंग वहाँ पे एसेटाजू से कहती है मास्टर क्या इस पेपर क्रेन के अंदर एंशिएंट टैलेंट सेट के बाकी सभी डिसेबल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। जिस पे एसेटाजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं ये तो अब इसका पीछा करने पर ही पता चलेगा। और ये कहकर एसेटाजू अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जहाँ उनकी चुटकी बजाते ही एसेटाजू और उनके सभी डिसेबल्स उस पेपर क्रेन के साथ वहाँ से गायब हो चुके थे, जो देखकर बेचारा जाओही भी वहाँ पे इधर उधर देखने लगा था कि आखिर वो सभी लोग गए तो गए कहाँ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ज़ैनवू होली लैंड की एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज काफी ज्यादा चहल पहल दिखाई दे रही थी। आज से 3 दिन पहले एसेटाजू की खतरनाक पावर की वजह से पूरा का पूरा ज़ैनवू होली लैंड डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन एसेटाजू ने दोबारा अपनी मैजिकल क्रिएशन पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ैनवू होली लैंड को दोबारा से बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर दिया था। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि एसेटाजू भी वहाँ पे लिंगजू, बर्नी क्रो और चाओ फेंग के साथ उसी मार्केट के अंदर आ पहुंचते हैं, जहाँ पे काफी सारे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे और वो सभी लोग एसेटाजू को देखकर अपने स्टॉल पे आने के लिए कहने लगे थे। जबकि एसेटाजू वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए एक टी शॉप के सामने आकर रुक जाते हैं और एसेटाजू को वहाँ पे अचानक से इस तरह से रुकते हुए देखकर चाओ फेंग वहाँ पे एसेटाजू से सवाल करते हुए पूछती है मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्यों रुक गए, ये तो बस एक चाय की दुकान है। अब चाओ फेंग की इस बात का एसेटाजू वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाते, उससे पहले ही बर्नी क्रो जल्दी से आगे आकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है मैं समझ गया हूँ, जरूर इस चाय की दुकान से भी एसेटाजू को एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी डिसेबल का ऑरा महसूस हो रहा होगा। और ये कहकर बर्नी क्रो भी वहाँ पे उस ऑरा को महसूस करने के लिए वहाँ पे इधर उधर भागते हुए उसे सूंघने लगा था, लेकिन वहाँ पे काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी उसे कुछ महसूस नहीं होता, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे उदास होते हुए चाओ फेंग और बाकी सभी से कहता है मुझे तो यहाँ पे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। जिस फीलिंग जो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बस करो, अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो पाए कि तुम एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स का ऑरा महसूस कर सको, ये सारा तो मेरे भाई का कमाल है, उसे तो पहले से ही सब कुछ पता होता है, इवन हम लोग तो उस एंशिएंट स्क्रॉल के बारे में भी पता नहीं लगा पाते। ये तो मेरा छोटा भाई था जिसने उस एंशिएंट स्क्रॉल को एक्टिवेट करते हुए पेपर क्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और अब ये भी हो सकता है कि उस पेपर क्रेन के चलते मेरे छोटे भाई को एंशिएंट टैलेंट सेट के किसी और भी डिसेबल के बारे में पता चल गया हो। लेकिन लिंगजू की ये चपलूसी वाली बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि एसेटाजू उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप वहाँ पे चाय वाली शॉप के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे एक स्टोरी टेलर काफी सारे लोगों को इकट्ठा करते हुए उन्हें वहाँ पे एसेटाजू यंग के बारे में ही बता रहा था। वो ऑलमोस्ट वहाँ पे उन सभी लोगों को एसेटाजू की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हुए कहता है कि एसेटाजू का कद 9 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और वो हमेशा एक लंबा सा कोट पहने रखते हैं, जो कि उनके लोग को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। उस बुढ़े की ये बातें सुनते हुए हम देखते हैं कि एसेटाजू भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ उस टी शॉप के अंदर आ चुके थे, जिसे ज़ैनवू
होली लैंड की नंबर 1 टी शॉप भी कहा जाता था। वहीं वो ओल्ड मास्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे उन सभी लोगों से कहता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एसएस तज़ू एक गोल्डन क्राउन भी पहनते हैं और उनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक गोल्डन आर्मर भी मौजूद है, और इस सब के साथ साथ वो हमेशा एक व्हाइट रोब भी पहन कर रखते हैं, जिसके चलते वो बिल्कुल एक गॉड की तरह दिखाई देते हैं। और जब वो अपने इस कमाल के लुक के साथ अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊपर हेवन से कोई गॉड नीचे आ रहा है। इवन मैंने तो ये भी सुन रखा है कि एसएस तज़ू यंग किसी एंजल से भी ज्यादा हैंडसम है। वहीं उस स्टोरी टेलर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे हंसते हुए एसएस तज़ू से कहता है, छोटे भाई ये तो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। और ये कहकर जैसे ही बेचारा लिंगजू वहाँ पे एसएस तज़ू के साथ फ्रैंक होते हुए उनके कंधे के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है तो एसएस तज़ू उसे इग्नोर करके वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर एक चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके चलते बेचारे लिंगजू का तो वहाँ पे पोपट हो गया था। और अगर चाओ फेंग उसे वहाँ पे नहीं बचाती तो अब तक वो नीचे जमीन पे पड़ा होता। और तभी उन लोगों के अंदर बैठा हुआ एक पर्सन वहाँ पे उस स्टोरी टेलर से सवाल करते हुए पूछता है, अभी अभी तुमने कहा कि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर गोल्डन आर्मर मौजूद है और अभी तुम कह रहे हो कि वो व्हाइट रोब पहने रखते हैं, तो गोल्डन आर्मर के होते भी वो व्हाइट रोब पहनकर क्यों रखते हैं? अब उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलर वहाँ पे उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, वो एसएस तज़ू यंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो व्हाइट रोब पहने या ब्लैक रोब पहने उससे तुम्हें क्या अब एसएस तज़ू यंग अपने रोब्स को भी चेंज नहीं कर सकते? जिस पे एक लड़की भी वहाँ पे अपनी आवाज उठाते हुए उस स्टोरी टेलर से कहती है, तुम एक मामूली से स्टोरी टेलर इतना ज्यादा घमंड क्यों दिखा रहे हो? और अभी थोड़ी देर पहले तक तुम एसएस तज़ू के गुस्से को हेल गॉड के साथ मिला रहे थे और अब उनके लुक को एक एंजल की तरह बता रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम बस हम सभी को यहाँ पे बेवकूफ बनाते हुए हम सभी से झूठ बोल रहे हो। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलर भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, बेवकूफ मैं नहीं बना रहा, तुम सभी लोग हो ही बेवकूफ। मेरी बातों से ये साबित नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बल्कि इससे ये साबित होता है कि एसएस तज़ू कितने ज्यादा ग्रेट है। उनके जैसा ना तो कोई कल्टीवेटर है और ना ही कोई गॉड है। और जो मैं उनके लुक के बारे में बता रहा था, वो जब गुस्से में होते हैं तो वाकई उनका लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उनके और भी काफी सारे रूप हैं। और अब अगर तुम सभी लोगों की बक बक बंद हो गई हो तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक मैं पता लगा पाया हूँ उसके मुताबिक एसएस तज़ू की ट्रू अपीयरेंस एक 6 आर्म्ड डीमन की है। जब एक बार वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और उसके साथ साथ पूरा का पूरा मौसम भी वहाँ पे चेंज होने लगता है। ऐसा लगता है कि मौसम भी उनके मूड के हिसाब से ही बदलता है। अब उसकी ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, ये स्टोरी टेलर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। जिसपे बन्ने क्रो भी वहाँ पे लिंगजू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, भले ही एसएस तज़ू की पर्सनैलिटी को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी कह रहा है वो है तो सब बिल्कुल सच। वहीं वो स्टोरी टेलर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो यंग प्योर जिन यंग एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है और एक ही बार में हजारों लाखों सोर्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर सकता है, जो कि किसी गॉड तक को भी खत्म करने के लिए काफी होता है। इवन एक बात तो एसएस तज़ू ने अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल को बचाने के लिए पूरे के पूरे सोर टावर को जला के राख कर दिया था। जब एसएस तज़ू अपना हाथ ऊपर आसमान में उठाते हैं तो नई नई गैलेक्सीज बन जाती हैं। इवन एक बात तो उनकी एनर्जी की वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स ही क्रिएट हो गया था। हमारे यूनिवर्स की फाउंडेशन भी उन्हीं के ऊपर ही निर्भर करती है। अब उस स्टोरी टेलर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। जबकि वो स्टोरी टेलर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि एसएस तज़ू यंग ने टैलेंट सेट का निर्माण क्यों किया था? वो हमारे इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद नो के नो रियल्म्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इवन जहाँ तक मैं एसएस तज़ू के बारे में पता लगा पाया हूँ उसके मुताबिक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी इस पूरी दुनिया की किस्मत सिर्फ और सिर्फ एसएस तज़ू के हाथों में है। अब उस स्टोरी टेलर की ये बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज और खुश दिखाई दे रहे थे, तो काफी सारे लोगों को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जबकि स्टोरी टेलर को तो वहाँ पे उनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे उन सभी को बताता है, अगर एसएस तज़ू एक बार अपनी आइज को ब्लिंक कर दें तो वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी आंखें चपका कर। अब उस स्टोरी टेलर की ये बात सुनकर एक और पर्सन वहाँ पे उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एसएस तज़ू यंग इनविंसिबल हो, क्या वाकई ये सच है? जिसपे स्टोरी टेलर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, एसएस तज़ू यंग इनविंसिबल से भी कई ज्यादा ताकतवर हैं। वो सिर्फ इनविंसिबल ही नहीं है बल्कि उनके अंदर और भी काफी सारी कमाल की ऐसी एबिलिटीज हैं, जिसके चलते वो हमारी इस वर्ल्ड के सबसे महान पर्सन है। और सबसे ज्यादा महान उन्हें बनाती है उनकी कमाल की आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ उसे हमेशा एक सीक्रेट ही रखना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि ज़ू यंग असल में कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ क्रिएशन है। उन्होंने ही हमारी इस दुनिया को बनाया है। तुम, मैं और इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, हम सभी को एसएस तज़ू यंग ने ही बनाया है, क्योंकि वो है महान गॉड ऑफ क्रिएशन है। अब उस स्टोरी टेलर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे, जबकि लिंगजू और बाकी सभी लोग एसएस तज़ू यंग की ये कमाल की तारीफें सुनकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। पर तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक कल्टीवेटर वहाँ पे चिल्लाते हुए उस स्टोरी टेलर से कहता है, बस बहुत हो गया, तुम तो कुछ ज्यादा ही बकवास किए जा रहे हो। अब तो तुमने ज़ू यंग को गॉड ऑफ क्रिएशन बताकर हद ही कर दी। मैं मानता हूँ कि स्टोरी टेलर्स बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन तुम तो ज़ू यंग को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो।
हो, जू यंग बस एक मामूली से टैलेंट सेट का लॉर्ड ही तो है, उसमें से कौन सी खास बात है जो तुम यहाँ पे उसकी इतनी ज्यादा चपलूसी कर रहे हो। उसके टैलेंट सेट की हमारी यूनमिंग पैलेस के सामने कोई भी औकात नहीं है और हमारी मास्टर उससे कई ज्यादा पावरफुल और इंफीरियर है। अब उस कल्टीवेटर की ये बात है यूनमिंग पैलेस के एक और कल्टीवेटर आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब सच सच ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे जू यंग की तारीफ करने के लिए कितने पैसे मिले हैं, क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब तुम बस पैसों के लिए कर रहे थे। और ये कहकर यूनमिंग पैलेस के उस कल्टीवेटर ने अचानक से वहाँ पे उस स्टोरी टेलर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जो देखकर तो बेचारा वो स्टोरी टेलर भी काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन यूनमिंग पैलेस का वो कल्टीवेटर है वो स्टोरी टेलर के ऊपर हमला कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिंगजू ने वहाँ पे बीच में आते हुए उसके हमले को रोक दिया था, वो भी अपने सिर्फ एक ही हाथ से। हालांकि यूनमिंग पैलेस का वो कल्टीवेटर लिंगजू को पीछे धकेलने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, लेकिन उसकी पावर का वहाँ पे लिंगजू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। लिंगजू तो उल्टा वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे देखने लगा था। जो देखकर यूनमिंग पैलेस का वो कल्टीवेटर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिंगजू से कहता है, आखिर तुम हो कौन है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी यूनमिंग पैलेस के मैटर के बीच में आने की? तुम जानते हो हमारी मास्टर कौन है? लेकिन इससे आगे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि बर्नी क्रो ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ आगे बढ़ते हुए उसे एक किक मार दी थी और ये किक उसे वहाँ पे इतनी जोर की लगती है कि बेचारा वो कल्टीवेटर उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। और उसे वहाँ पे बाहर फेंकने के बाद बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करना तुम्हारी जैसे घटिया लोगों का पेशा है, खामखा ही खुद को मरवा कर यहाँ पे मेरे हाथ कंधे करवा दिए। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर उड़ते हुए वहाँ पे अपने साथियों के पास गिरा था, जहाँ गिरते साथ ही वो जल्दी से खुद को संभाल कर दोबारा अपनी जगह पे खड़ा होकर गुस्से से चिल्लाते हुए वहाँ पे बर्नी क्रो से कहता है, हमारे ऊपर अटैक करके तुम सभी ने अपनी मौत को दावत दी है। और ये कहकर वो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करते हुए उनसे कहता है, खत्म कर दो इन सभी को। अब उस कल्टीवेटर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथियों ने वहाँ पे अपनी अपनी सोर्स को बाहर निकाल लिया था, पर वो वहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ पाते उससे पहले एक एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ उन सभी की तरफ आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करके उन सभी की सोर्स को वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ाती जा रही थी। और उन सभी की सोर्स को गिराने के बाद चाओ फेंग ने अचानक से आगे बढ़ते हुए जाकर अपने डैगर को वहाँ पे उस पहले वाले कल्टीवेटर की गर्दन के ऊपर रख दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे उसके बाकी सभी साथियों को धमकी देते हुए कहती है, अगर तुम सभी लोग अपने इस दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो जरा सा भी हिलने की कोशिश मत करना, तुम्हारी एक गलती यहाँ पे तुम्हारे इस दोस्त की जान ले लेगी। अब चाओ फेंग की ये धमकी सुनकर तो हम देखते हैं कि उसके सभी के सभी साथी वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे, जबकि खुद वो वहाँ पे चाओ फेंग को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की, हमारी पैलेस मास्टर तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जिस पे चाओ फेंग वहाँ पे ऐसा तजू की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ऐसा तजू यंग अब इन सभी का क्या करना है? अब जब वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग चाओ फेंग के मुंह से जू यंग नाम सुनते हैं तो वो सभी लोग वहाँ पे क्रिएशन ऑफ गॉड चिल्लाते हुए तजू की तरफ ही देखने लगे थे। लेकिन जब वो सभी लोग तजू के इतने ज्यादा सिंपल लोग को देखते हैं तो वो सभी लोग वहाँ पे आपस में फुसर फुसर करते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है कि ये स्टोरी टेलर है जो ऐसा तजू यंग के क्रिएशन ऑफ गॉड होने का दावा कर रहा था, वो सब बस झूठ था। ऐसा तजू तो हमारी तरह एक आम इंसान ही दिखाई दे रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ऐसा तजू को देखते हैं जो कि आराम से अपनी जगह पे बैठे हुए अपनी चाय पी रहे थे और उन्हें वहाँ पे उन सभी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि ऐसा तजू का नाम सुनकर यूनमिंग पैलेस के वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे सुधान हो चुके थे और उनमें से एक कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी स्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ स्मोक को रिलीज कर दिया था और उसी स्मोक का फायदा उठाकर वो चाओ फेंग को चकमा देकर सीधा वहाँ पे ऐसा तजू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे वो सभी लोग वहाँ पे ऐसा तजू के सामने आकर खड़े होते हैं तो उस पेपर क्रेन में अचानक से ही हलचल होने लगती है, जिसके चलते ऐसा तजू ने भी वहाँ पे उस पेपर क्रेन को बाहर निकाल लिया था, जो कि सीधा वहाँ पे यूनमिंग पैलेस के डिसेबल्स की तरफ ही पॉइंट आउट कर रही थी। जो देखकर तो यूनमिंग पैलेस के डिसेबल गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उस स्टोरी टेलर से कहता है, तो ये है तुम्हारा गॉड ऑफ क्रिएशन है, ये तो बस एक मामूली सा की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, इसे तुम एक गॉड बता रहे थे जिसने हमारी इस दुनिया को क्रिएट किया है। क्या मजाक था, हम ये बस अभी साबित कर देते हैं, तुमने जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ झूठ था। इस जू यंग की मौत के साथ ही तुम्हारा गॉड ऑफ क्रिएशन होने का दावा भी झूठा साबित हो जाएगा। और ये कहकर वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे अपने अपने पास को रिलीज करते हुए बहुत ही गुस्से के साथ ऐसा तजू के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अपनी तरफ आते हुए उन सभी लोगों को देख कर ऐसा तजू वहाँ पे कोर्टून में उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं डिस्ट्रॉय। और ऐसा तजू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उनकी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी जाकर सीधा वहाँ पे उन डिसेबल्स को हिट कर जाती है। और जैसे ऐसे तजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी उन सभी को लगती है तो उन सभी लोगों की बॉडीज वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनका खून वही नीचे जमीन पे गिर गया था। अब ऐसा तजू की ऐसी कमाल की पास को देख कर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग अपनी अपनी आंखों को साफ करते हुए जल्दी से अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। उन सभी लोगों को वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन्होंने जो भी देखा था वो सच था या झूठ। लेकिन जब वो वहाँ पे जमीन पे पड़े हुए खून को देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि स्टोरी टेलर जो कि वहाँ पे ऐसा तजू के गॉड ऑफ क्रिएशन होने का दावा कर रहा था वो वाकई बिल्कुल सच था। जबकि ऐसा तजू तो वहाँ पे बस उस पेपर क्रेन को ही देखे जा रहे थे, जो देखकर बर्नी क्रो भी जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे ऐसा तजू की तारीफ करते हुए कहता है, बॉस हमेशा
की तरह आपका ये मूव भी बहुत ज्यादा कूल और कमाल का था। बनने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक पर्सन भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है ये पर्सन तो वाकई ऐसा तजू यंग है, इसकी पावर्स कितनी ज्यादा कमाल की हैं। इसने तो यहाँ पे अपने सिर्फ कहने भर से ही इतने सारे लोगों को एक साथ ही खत्म कर दिया, और सिर्फ खत्म ही नहीं किया बल्कि उनकी बॉडीज तक को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सभी लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक और पर्सन वहाँ पे बोलते हुए कहता है लेकिन ये पर्सन जू यंग कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि ऐसा तजू कभी भी किसी के ऊपर ऐसे ही अटैक नहीं करते, ज्यादातर तो उनके डिसेबल्स ही उनके लिए फाइट करते हैं। और अगर ये पर्सन वाकई जू यंग है तो इसने अभी अभी इन मामूली से डिसेबल्स के ऊपर अटैक करते हुए इन्हें क्यों खत्म कर दिया। और इस तरह वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से आपस में बातें करने लगे थे कि उनके सामने खड़ा हुआ ये इंसान वाकई जू यंग है भी या नहीं। जो सुनकर बनने को गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहता है ये सब मेरे बॉस के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कब अटैक करना है और कब नहीं, और वैसे भी मेरे बॉस को कभी भी पूरी तरह से अटैक करना ही नहीं पड़ता, वो बस कहते हैं और सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाता है। जब कैसे तजू तो वहाँ पे उन सभी लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस टी शॉप से बाहर आ गए थे, और उनके पीछे पीछे बनने को भी वहाँ पे शॉप से बाहर आ गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टी शॉप के अंदर वो सभी लोग वहाँ पे उस स्टोरी टेलर को ढूंढने लगे थे, क्योंकि अब उन सभी लोगों को वहाँ पे उसकी स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से उसकी ये कहानी सुनना चाहते थे। इवन लिंगजू भी वहाँ पे उस टी शॉप से बाहर निकलते हुए उस स्टोरी टेलर से कहता है दोबारा कभी मैं तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए जरूर आऊंगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि निंगयू भी अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे ऐसा तजू को ग्रीट करते हुए कहती है मैं आपके लिए खबर लेकर आई हूँ। असल में एटीएलएम के अंदर ये अफवाह है कि आज से काफी साल पहले कि एटीएलएम के अंदर टियानन सेट के एक डिसेबल अपीयर हुआ था, लेकिन वो बस थोड़े समय के लिए अपीयर हुआ था और थोड़े समय के बाद वो अचानक से ही कहीं गायब हो गया था, और तब से लेकर आज तक उसे कभी भी किसी ने भी दोबारा नहीं देखा। खबर तो यह भी है कि किसी ने उसे यहाँ पे छुपा के रखा है। निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूनमिंग पैलेस ही होगा, जिसमें निंगयू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ बिल्कुल मैंने भी यही सुना है। अब निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने करो वहाँ पे ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछता है बॉस तो क्या अब हम लोग यूनमिंग पैलेस में जाने वाले हैं, जिसमें ऐसा तजू भी वहाँ पे कार्टून में उन सभी से कहते हैं चलो अब हमारी अगली मंजिल यूनमिंग पैलेस है। और ऐसा तजू कैसा कहते हैं हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।